नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं दुनिया की सुर्खियां। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता से पहले सम्मेलन के लिए दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नया मंत्र। विश्व में वन वर्ल्ड की वकालत की। कहा, भारत सम्मेलन को केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के प्रति एक विश्वास के रूप में देखता है। रूस दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों को बताया अहम। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध मामले पर भारत के शांति का पक्षधर होने के रुख को दोहराया। आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों पर जताई चिंता। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव के लिए मतदान। कांग्रेस पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने लगाई पूरी ताकत। चुनावी नतीजे निर्धारित करेंगे आने वाले 2 वर्षों में अमेरिकी राजनीति की शक्ल। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के प्रयोग की आशंका टालने के लिए अमेरिका और रूस के बीच संपर्क। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की वार्ता की पुष्टि। हालिया दिनों में परमाणु हथियारों की आशंका को लेकर विश्व में बढ़ी है चिंता। मिस्र के शर्म अल शेख में जारी COP27 में जलवायु परिवर्तन को लेकर गहन मंथन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा, यह है धरती को बचाने का अंतिम मौका। विकसित देशों ने हालात से निपटने के लिए कदम उठाने की कही बात। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इससे पहले आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। अगले महीने भारत जब दुनिया के सबसे बड़े और अहम संगठनों में शुमार G20 की अध्यक्षता संभालेगा तो विश्व राजनीति के लिहाज से यह बेहद अहम होगा। G20 की अध्यक्षता संभालने से पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। G20 की वेबसाइट है www.g20.in। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जो लोगो लॉन्च हुआ है उसमें देशवासियों की अहम भूमिका रही। साथ ही उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं बल्कि एक संदेश, एक भावना, एक संकल्प है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होगा। पीएम ने कहा कि भारत G20 की मेजबानी एक ऐसे समय में संभाल रहा है जब दुनिया के सामने कई तरह के संकट हैं। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज कमिंग at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive once in a century pandemic, conflicts and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is
a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन 130 करोड़ देशवासियों के शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत इस सम्मेलन को केवल एक डिप्लोमैटिक इवेंट के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के प्रति एक विश्वास के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का जिक्र किया और कहा कि प्रकृति और प्रगति एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए निजी जिम्मेदारी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित देशों के घनिष्ठ रिश्ते रखता है तो विकासशील देशों की चिंताओं को भी समझता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है। पीएम ने कहा कि आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है और हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या फिर थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में विभिन्न स्थलों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति लगातार दुनिया के केंद्र में आई है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है और G20 की अध्यक्षता इसे और व्यापक बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के विदेश मंत्री अपनी पहली रूस यात्रा पर हैं और इसी दौरान एस जयशंकर ने आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और आपसी हितों को बढ़ावा देने के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान कई द्विपक्षीय, वैश्विक मुद्दों सहित क्षेत्रीय स्थिति पर बात हुई। दोनों मंत्रियों ने परस्पर सहयोग को और अधिक व्यापक तथा मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों ने यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट और अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। वार्ता के बाद नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। Prime Minister Modi conveyed to President Putin in Samarkand in September, this is not an era of war. The global economy is simply too interdependent for a significant conflict anywhere not to have major consequences elsewhere. We are seeing growing concerns on energy and food security emanate from the conflict that are coming on top of severe stresses created by 2 years of COVID. The global south especially is feeling this pain very acutely. India, therefore, strongly advocates a return to dialogue and diplomacy. We are clearly on the side of peace, respect for international law and support for the UN Charter. भारत के रूस के साथ रिश्तों को लेकर पश्चिम की ओर से दबाव के बारे में सवाल का भी विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया।
ऊर्जा बाजार की स्थिति का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सुनिश्चित करना भारत सरकार का मौलिक दायित्व है कि भारतीय उपभोक्ताओं की लाभप्रद बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो। For us, Russia has been a steady and time-tested partner as regards, the oil supply issue. First of all, there is a stress on the energy markets. Okay, this is a stress which has been created by a combination of factors. But as today the world's third largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों के खिलाफ आतंकवादी हमले शुरू करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मॉस्को प्रारूप में भारतीय भागीदारी की भी घोषणा की। The international community, with good reason, has concerns about terrorism and terrorists who operate out of Afghanistan. There have been commitments which have been given in this regard. It's legitimate that the international community, especially the neighbors, today work together to ensure that that there is no terrorism threat that comes out of Afghanistan. The commitments which have been made in respect of Afghanistan are covered by a UN resolution, a Security Council resolution 2593. It is important that those obligations are kept. उधर रूस के विदेश मंत्री ने भारत और रूस के रिश्तों का महत्व दोहराते हुए इन्हें और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बेशक परिवर्तन के समय में नियमित रूप से हमारे आकलन की तुलना करना, इस बात पर सहमत होना महत्वपूर्ण है कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापार और अर्थव्यवस्था, निवेश और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान के क्षेत्र में तय किए गए सभी कामों के समाधान को और कैसे आगे बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र के 7 बहुपक्षवाद में सुधार का भी आह्वान किया। उन्होंने इस संबंध में भारत को समर्थन देने के लिए मॉस्को को धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन जोधपुर में चल रहा है। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, तेजस और जैगवार फाइटर जेट के अलावा LCH इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों देशों की वायुसेना के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। मंगलवार को आसमान में गूंजती राफेल, सुखोई और तेजस जैसे उन्नत लड़ाकू विमान के करतब हर किसी को अचंभे में डाल रहे थे। दरअसल ये गर्जना किसी युद्ध की नहीं बल्कि युद्ध के अभ्यास की है। ये जगह राजस्थान के सीमा से सटे जोधपुर और बाड़मेर का इलाका है, जहां भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 को अंजाम दिया जा रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों के फाइटर प्लेन हवा से हवा में टारगेट पर निशाना साधने और सबसे खास मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फ्यूल भरने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस दौरान राफेल ने 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में ही 5 फाइटर प्लेन और प्रचंड हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा। ऐसे अभ्यासों से हम अपनी क्षमताओं को आगे ले जाते हैं। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि मित्र देशों के साथ ऐसे युद्ध अभ्यास करके हम कैसे खुद को मजबूत बनाते हैं। गरुड़ अभ्यास उनमें से एक है। ऐसे अभ्यासों से हमारे पायलट, टीम क्रू और सेना मजबूत बनते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक बड़ा विश्वास होता है।
हम भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास कर रहे हैं। कभी कभी हम यही साधारण कार्य करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे अभ्यासों से हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए समय समय पर ऐसे अभ्यास उड़ान भरने में सक्षम होने के साथ ही जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सप्ताह से जारी इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने लड़ाकू विमान उड़ाकर अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू कराया। भारतीय वायुसेना प्रमुख फ्रांस के राफेल विमान में पायलट के रूप में मौजूद रहे तो फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख सुखोई में उड़ान भरी। इससे पहले दोनों देशों के वायुसेना के बीच गरुड़ सीरीज के 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं, जिसमें से 3 भारत में और 3 फ्रांस में हुए हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अफ्रीका की ओर। मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP27 में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया को चेताते हुए कहा, जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया नरक के हाईवे और पैर एक्सेलरेटर पर हैं। अपनी जिंदगी की जंग हम तेजी से हार रहे हैं। हमारे पास ये आखिरी मौका है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को बचा सके। दुनिया नर्क के हाईवे पर, जिसका पैर उसके एक्सीलेटर पर है। ये चेतावनी है दुनिया के उन विकसित देशों के लिए जो अब तक जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया। ये नसीहत है उन विकासशील देशों के लिए जिसने विकास के नाम पर पर्यावरण की चिंता नहीं की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ये चेतावनी दुनिया के लिए पर्यावरण को बचाने का आखिरी मौका है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बचाया जा सके। इस महत्वपूर्ण दशक में हम या तो लड़ाई जीतेंगे या फिर हारेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, जो हार मानते हैं उनका हारना निश्चित है। तो आइए एक साथ लड़ें और जीतें। हम अपनी जिंदगी की जंग हम तेजी से हार रहे हैं। हमारे पास यह आखिरी मौका है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को बचा सकें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन पर तेजी से कार्रवाई करने का सही समय है। अपने संबोधन के दौरान जलवायु कोष के लिए ब्रिटेन की तरफ से 11.6 अरब पाउंड देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। हमारे सभी प्रयासों का केंद्र जलवायु वित्त पर हमारे वादों का सम्मान कर रहा है। मुझे पता है कि अभी कई वित्तीय कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं आज आपको बता सकता हूं कि यूनाइटेड किंगडम 11.6 बिलियन पाउंड की हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करेगा, जो 2025 तक अपने फंडिंग को 3 गुना बढ़ाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि दुनिया युद्ध और अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रही है। ऐसे में इसका असर जलवायु समस्या से लड़ने के लिए हो रहे प्रयासों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने धरती को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों को तेज करने की अपील की। हमारे लिए हर एक मिनट जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की चुनौती है। हम सभी के लिए इसे हल करना अधिक कठिन हो जाता है और उन देशों के लिए और भी बड़ी चुनौती हो जाती है जो इससे सबसे अधिक प्रभावित है। जब हम कोविड महामारी युद्ध के परिणाम को देखते हैं तो यह हमेशा उन्हीं देशों के लिए कठिन होता है जो इससे जूझ रहे हैं। COP27 सम्मेलन में मैक्रोन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयास और महत्वाकांक्षा काफी आगे है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और इंडोनेशिया जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से दूरी बना रहे हैं, जिनका लाभ मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल इमिशन गैप रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा स्तर रहा तो धरती के तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, जबकि जीवन बचाए रखने के लिए तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव के परिणाम का असर 2024 में होने वाले यूएस राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा।
मध्यावधि चुनाव को सत्तारूढ़ राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दरअसल ये चुनाव डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। राष्ट्रपति चुनाव के 2 साल बाद हो रहे चुनाव राष्ट्रपति बाइडेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं तो अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावना तलाश रहे ट्रंप के लिए जमीन तलाशने जैसा है। यानी प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के नतीजे अगर रिपब्लिकन के पक्ष में जाते हैं तो बाइडेन के लिए अगला 2 साल काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि नतीजों को बाइडेन की लोकप्रियता और जमीनी स्तर पर किए गए उनके कामों के परिणाम के रूप में देखा जाएगा। जो बाइडेन अगर दूसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो मध्यावधि चुनाव के नतीजे उनके लिए बेहद अहम साबित होंगे। दूसरी तरफ ट्रंप भी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार अपने राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। ओहियो में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने 15 नवंबर को बड़ी घोषणा करने की बात कही। बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण कि इसे अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से भी अलग नहीं किया जाना चाहिए। मैं मंगलवार 15 नवंबर को फ्लोरिडा के पाम बीच में मारे लागो में एक बहुत बड़ी घोषणा करने के लिए जा रहा हूं। वहीं मतदान से ठीक पहले रिपब्लिकन की तरफ से वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, फेटरमैन और शापिरो जैसे दिग्गज एक मंच पर आकर वोटरों को लुभाते नजर आए। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन ने मतदाताओं को 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे याद दिलाए कि किस तरह तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर हार मानने से इनकार कर दिया था। बाइडेन ने प्रचार के दौरान ट्रंप के द्वारा प्रेस पर किए गए हमले को भी उठाया। प्रचार के दौरान बाइडेन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में डेमोक्रेट को बहुमत नहीं मिला तो अबॉर्शन राइट्स और पब्लिक हेल्थ केयर में मिल रही सुविधा में कटौती हो सकती है। हालांकि वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत है, लेकिन सर्वेक्षण डेमोक्रेट की हार की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए फिलाडेल्फिया में बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी को दिए गए हर वोट को महिलाओं के स्वास्थ्य, गन कंट्रोल और हेल्थ केयर को दिया गया वोट करार दिया। अगर हम सीनेट में अधिक डेमोक्रेट को चुनकर भेजते हैं और सदन पर नियंत्रण रखते हैं तो हम देश के लिए और अच्छे कानून का निर्माण कर सकेंगे। आमतौर पर मध्यावधि चुनाव को किसी भी राष्ट्रपति के पहले 2 साल के कार्यकाल के जनमत सर्वेक्षण के रूप में देखा जाता है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी को पिछले कुछ वर्षों से मिड टर्म चुनाव में निराशा ही हाथ लगी है। अपने 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में कम अंतर होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन, गन कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से जुड़े नए कानूनों को पारित कराने में सफलता मिली, लेकिन महंगाई दर में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब अगर चुनाव के नतीजों के बाद दोनों सदनों में किसी भी एक सदन में रिपब्लिक बहुमत में आ गए तो कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से लाए जाने वाले बिलों में रिपब्लिकन अड़ंगा लगा सकते हैं। ऐसे में इस चुनाव के नतीजों को बाइडेन की राजनीतिक कमजोरी देखा जाएगा और 2024 के चुनाव में बाइडेन की जगह किसी दूसरे डेमोक्रेट नेता को मौका देने की मांग उठेगी। चलिए अब बात करते हैं यूरोप की। जंग के साथ साथ रूस यूक्रेन में बातचीत की कवायद भी शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू करने की संभावना के संकेत दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ सलाहकारों से बातचीत की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से रूस पर बातचीत के लिए दबाव बनाने की अपील की है, तो वहीं क्रेमलिन ने यूक्रेन पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन लगातार एक दूसरे के ऊपर गोले बरसा रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे युद्ध रोकने की कवायद एक बार फिर शुरू होती दिख रही है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है, लेकिन दोनों तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं के बाद बातचीत की शुरुआत होने की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं।
अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू करने की संभावना के संकेत दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ सलाहकारों से बातचीत की। बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी लड़ाई छिड़ने के जोखिम को कम करना है। अमेरिका रूस के राष्ट्रपति पुतिन के संपर्क में है। मेरा मानना है कि संचार के चैनलों को बनाए रखना अमेरिका के हित में है। मेरा यह भी मानना है कि यह हर देश के हित में है जो इस संघर्ष से प्रभावित है। रूस के साथ बातचीत पर यूक्रेन का कड़ा रुख अब भी बरकरार है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ बातचीत तभी संभव है जब वो सभी यूक्रेनी क्षेत्रों से कब्जा छोड़ दे। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी देश उनका साथ छोड़ देता है फिर वह युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि जेलेंस्की ने सहयोगियों से रूस पर ईमानदारी के साथ वार्ता के लिए दबाव बनाने की अपील की। हमने लगातार ऐसी वार्ताओं का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस ने नए हमलों, बमबारी व ब्लैकमेल के साथ प्रतिक्रिया दी है। प्रांतीय अखंडता की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान, युद्ध की क्षतिपूर्ति, युद्ध अपराधियों को सजा और ऐसा दोबारा न होने की गारंटी देने जैसी शर्तों को मानने पर वार्ता फिर से शुरू की जा सकती है। इससे पहले क्रेमलिन ने यूक्रेन पर वार्ता के लिए पीछे हटने का आरोप लगाया था। इस बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए साफ किया कि उसने रूस के साथ कभी भी हथियारों का कारोबार नहीं किया और न ही ऐसा करने की इच्छा रखता है। अमेरिका ने 2 दिन पहले यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया द्वारा रूस को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप लगाया, जिसके लिए अमेरिका ने सबूत के तौर पर सैटेलाइट इमेज भी जारी किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।